आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट के नए एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर हफीज आवान और मामूल के मुताबिक साथ देंगे तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। और मामूल के खिलाफ आज मंशा अनवर हाजिर नहीं है, वो अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। होपफुली उनको आप कोशिश करेंगे कि हम लाइव मैच कवर करें तो उसमें मंशा अनवर हमारे साथ हों कैचअप क्रिकेट टीम के। ठीक है नाजरीन, आज सबसे इम्पोर्टेंट मैच, बहुत अहम नॉकआउट स्टेज का मैच है। पहला नॉकआउट स्टेज का मैच जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में मुकाबला करने जा रहे हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल और नॉकआउट स्टेज का एक पुराना रिश्ता है। तो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि सिडनी में मैच होने जा रहा है और ये सिडनी में वही पिच है जिस पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड ने एक बड़े मार्जिन के साथ ऑस्ट्रेलिया को मैच से भी आउट किया था और उसी मैच के बेस पे ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से भी आउट हो गया क्योंकि रन रेट उनके लिए भारी पड़ गया। और अब सिचुएशन ये है सच साहब के जो ग्राउंड की कंडीशंस हैं वहां पे मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्पसेस दे देता हूँ कि 15 से 24 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और जो दूसरा गेम होगी 7 बजे स्टार्ट 7 PM पे, और जो सनसेट है वो 7:29 पे होगा। तो काफी सारा हिस्सा जो मैच का होगा वो मुलजगे में रहेगा। तो ये भी अब बताइएगा हमें कि इससे क्या फर्क पड़ता है। और सेकंडली ये है कि इस ग्राउंड पर जो 6 मैच खेले गए हैं उनमें से 5 गेम्स उस टीम ने जीते हैं जिसने बैटिंग पहले की। तो आप क्या समझते हैं कि जब टॉस होगी तो मौजूदा कंडीशंस के साथ और इस ह्यूमिडिटी के साथ अपनी बॉलिंग और बैटिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए कौन सी टीम क्या ऑप्ट करे? I think कि दोनों टीमें would prefer to bat first. To be honest, like न्यूजीलैंड का जो पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ वो 7 बजे नहीं, वो 6 बजे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उनकी ऑलमोस्ट पहली 12-14 ओवर जो थे वो डे लाइट में ही हुए थे और उसके बाद तो उसमें ये हो जाता है कि वो विकेट थोड़ा बेहतर खेला। लेकिन सेकंड मैच में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के उसमें न्यूजीलैंड वर स्ट्रगलिंग। वो तो भला वो ग्लेन फिलिप्स का जो 100 कर गया वो बड़ा अजीब-सा 100 कर गया, मतलब 160 इन्होंने टोटल किया। इट नेवर लुक्ड लाइक कि 140 से ऊपर जाएँगे। तो अगर न्यूजीलैंड ने 2 मैचेस खेले हैं तो एक में 200 किए, दूसरे में 160 165 किए। लेकिन पहले 4 ओवर में उनका मेरा ख्याल है 56 रन्स था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। दूसरे मैच में 4 ओवर में 14 रन था, मेरा ख्याल है 20 रन। तो कहने का मकसद ये है कि डेफिनिटली थोड़ा-सा एडवांटेज है बैटिंग फर्स्ट को फॉर वेरियस रीजंस, क्योंकि बैटिंग सेकंड में थोड़ा गेम स्विंग होने का चांस है। तो लेकिन आई थिंक कि बिकॉज़ इट्स अ नॉकआउट स्टेज, तो if you lose the toss, it will matter, but it won't matter as much. ठीक है। और जो हमारे पास कुछ स्टैट्स भी हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बारे में, उसमें नॉकआउट स्टेज के स्टैट्स भी हैं और उसके अलावा कुछ और भी हैं, वो मैं आपको साथ चेक कर देता हूँ कि 28 मैचेस अब तक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड T20 के खेल चुके हैं, जिसमें से 11 न्यूजीलैंड ने जीते हैं और 17 में पाकिस्तान फातेह ठहरा। और T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें ओनली वर्ल्ड कप की, तो उसमें 6 मैचेस हुए हैं जिसमें 2 न्यूजीलैंड ने जीते और 4 पाकिस्तान ने जीते। और जो लास्ट 5 मैच आपस में इनके हुए उसमें से 1 न्यूजीलैंड ने जीता तो 4 पाकिस्तान ने जीते। इस तरह और नॉकआउट स्टेज पे अब तक पाकिस्तान वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से सिर्फ एक ही दफा हारा है। तो इन तमाम स्टैट्स को मद्देनजर रखते हुए लग रहा है कि पाकिस्तान का पलड़ा काफी भारी है। लेकिन क्या सच साहब ये ऐसा होता है कि जो हिस्टोरिकल डेटा हमें अवेलेबल होता है उस सारी की बेस बना के हम कह सकते हैं कि इसको देखें तो पाकिस्तान तो मैच विनर हो गया सीधा सीधा? हाँ, देखिए वो तो जिस तरह 92 के वर्ल्ड कप से भी लोग रेफरेंस दे रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स लाइक इट्स गुड टू नो। अच्छी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट आई डोंट थिंक दैट हैज़ एनी इम्पैक्ट ऑन द आउटकम ऑफ दिस गेम, राइट? क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा है वो, दैट्स हिस्ट्री, लाइक अगर आपको याद हो 96 का वर्ल्ड कप था, तो फाइनल में श्रीलंका खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ। 96 से पहले पहले 5 वर्ल्ड कप में जो टीम पहले बैटिंग की है वो जीती है, ठीक है? तो श्रीलंका चोज़ टू बैट सेकंड एंड ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन कहता भाई मैंने जो है वो बैटिंग ही करनी थी पहले ना, समझ रहे हैं? क्योंकि हमेशा से ही आता है कि बड़ा मैच है, प्रेशर है, ये वो है। तो आई थिंक हिस्ट्री इज़ गुड टू नो। अगर फैक्चुअल चीज़ें हैं तो वो इट मैटर्स, क्योंकि पाकिस्तान के 4 प्लेयर्स मिसिंग हैं लास्ट वर्ल्ड कप से ना। बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर थे, शोएब मलिक थे, हफीज़ थे, हसन अली थे और इमाद वसीम मेरे ख्याल है। तो ये चारों पिछले वर्ल्ड कप में थे, इसमें नहीं है। तो नए प्लेयर्स हैं, फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, सेकंड टाइम खेल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक दैट मैटर्स। इट्स गुड टू नो, लेकिन
personally don't think that would matter. Recent form matters, लेकिन जो 20 साल पहले 10 साल पहले हुआ है, that's good to know, but I don't think that will impact the result. अच्छा, इन कंडीशन में पाकिस्तान आपको क्या लगता है कि 4 सीमर्स के साथ जाएगा और एक स्पिन ऑप्शन को और 7 इफ्तिखार को इस्तेमाल करेंगे? देखें, मेरे ख्याल स्पिन ऑप्शंस तो दोनों रखें, मतलब क्योंकि नवाज और वो दोनों बैटिंग करते हैं ना, और फिर तीसरी इफ्तिखार हो गई। अब ये है कि या तो वसीम को खिलाना है या वसीम की जगह आप आसिफ अली को, हैदर अली को या इवन खुशदिल को खिलाना चाहते हैं। दैट्स योर क्वेश्चन, राइट? या दैट्स राइट, या। अच्छा, अब देखें, ये यूज्ड विकेट पे खेल रहे हैं, तो यूज्ड विकेट पे ये है कि सेकंड इनिंग अगर पाकिस्तान सेकंड बॉलिंग करता है तो स्विंग होने का चांस है। वसीम इज अ बेटर डेथ बॉलर देन अ न्यू बॉल बॉलर, ही हिट्स अ डेक हार्ड। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना इसके ऊपर, आई वुड प्ले वसीम सोली बिकॉज हमारे जो है ना, क्या कहते हैं, शाहीन शाह अफरीदी, he is coming back from injury, or now he got to a stage where there is a high chance that he can get himself injured during the game, क्योंकि पहले 3 मैचों में उन्होंने कमर का जोर नहीं लगाया और आखिरी 2 मैचों में उन्होंने कमर का जोर लगाया, ठीक है? सो नाउ ही इज ऑपरेटिंग एट हिज मैक्सिमम, एंड एक मशीन होती है ना, जब आप ब्रेक डाउन होने के बाद दोबारा आती है, जब वो मैक्सिमम पे ऑपरेट होती है ना, तो डर लगता है कि यार कहीं खुदा ना खास्ता दोबारा ब्रेक डाउन ना हो जाए। तो रिस्क इज कि इफ यू डोंट प्ले वसीम और शाहीन शाह अफरीदी ब्रेक्स डाउन, हम लोग फंस जाएंगे, ठीक है? और दैट्स द सोल रीजन आई वुड प्ले वसीम, जस्ट टू मेक श्योर दैट कि हमारे पास कवर है। नसीम शाह भी, ही इज नाउ स्टार्टेड टू बेंड हिज बैक मोर, तो इन दोनों में मुझे डर है कि एक हमारा या कोई भी एक फास्ट बॉलर ब्रेक डाउन हो सकता है, स्पेशली इन दोनों में से। हारिस इज सुपर फिट मतलब ये कि वो जिस तरह करता है, लेकिन खुदा ना खास्ता तो बिग मैच है, प्रेशर मैच है, नर्व्स भी होती हैं, कोई भी इंजरी होने का चांस थोड़ा सा ज्यादा होता है नॉर्मल मैचेस से, ठीक है? एंड शाहीन शाह अफरीदी वुड ट्राई टू बेंड हिज बैक मोर इन दिस गेम, तो कीपिंग दैट इन माइंड आई विल प्ले वसीम just to give a cover to the injury to any of the fast bowlers. तो यानी कि आप 4 के साथ ही जाना चाहेंगे जी, for that reason. अच्छा, अगर अफरीदी को इंजरी ना हुई होती तो मैं 3 के साथ जाता। ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी खैर काफी अच्छी फॉर्म में वापस आए हैं, बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की है और मेरा ख्याल है कि वो अब उस रिदम में भी वापस आ गए हैं और बड़े मैच के प्लेयर हैं जो हर कोई नहीं होता। मेरा ख्याल है कि वो स्ट्रांगली वापस आएंगे। बिल्कुल जी। और उसके आगे हम चलते हैं कि पाकिस्तान बॉलिंग ऑप्शंस आपने जैसे बता दी, तो इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग को भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं और फिर न्यूजीलैंड की तरफ चलते हैं, तो जो पाकिस्तान की बैटिंग ऑप्शंस हैं, रॉबिन उथापा ने कहा है कि मैं तो कहूंगा कि हारिस को ओपन कराओ। टॉम मूडी ने कहा है कि नहीं, उसी सेटअप के साथ जाना चाहिए जो ऑलरेडी मौजूद है। और मेरा जाती ख्याल क्या है, मेरा ख्याल है कि खैर आप पहले बताएं फिर मैं बताऊंगा। अच्छा, देखिए, हारिस ने जो है वो अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ समझ लें तो पहले ओवर में उसकी बैटिंग आ गई थी, अगर आपको याद हो ना, ठीक है? तो एक तरह से उसने ओपन नहीं की थी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखूंगा। हम अपनी बैटिंग की स्ट्रेंथ को छोड़ के हम न्यूजीलैंड की बॉलिंग स्ट्रेंथ पे जाते हैं। टिम साउदी एंड ट्रेंट बोल्ट, इफ देयर इज एनी स्विंग ऑन एनी डे ऑफ द वीक anywhere in the world with a Kookaburra, new Kookaburra ball, these guys are more likely to get it than anyone else, right? मैं मतलब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की आपस में बात कर रहा हूँ, तो वो दोनों स्विंग बॉलिंग को एक्सप्लॉइट करते हैं ना, तब उसमें मेरे जाती ख्याल में ये है कि अगेन आउट ऑफ द बॉक्स मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं कोच हूँ तो आई विल गिव इट अ थॉट सीरियसली कि शान मसूद से ओपन करा लें, साथ बाबर या रिजवान को करा लें। अच्छा, रीजन उसका मैं ये बता रहा हूँ कि क्योंकि वो दोनों स्विंग बॉलर्स हैं, ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी। जब जेन्युइन स्विंग बॉलर होता है ना, तो बाद का पहले गेंद से ही सही आता है, बाद का ये होता है कि आपको 4-5 बॉल चाहिए कि आप अपनी लाइन सेट कर लेना। अब प्रॉब्लम ये है कि रिजवान और बाबर दोनों बॉलर्स को लाइन सेट करने देते हैं, जी, ठीक है? और अगर इन लोगों ने अपने चैनल्स पकड़ लिए और स्विंग होना शुरू हो गया, तो पाकिस्तान के 3-4 विकेटें पावर प्ले में गिर जाएंगे। कीपिंग दैट इन माइंड, आई वांट अ लेफ्ट हैंडर टू ओपन टू काउंटर दैट थ्रेट ऑफ न्यूजीलैंड। आप क्या कहते हैं डॉक्टर? अच्छा, हाँ जी। मुझे वैसे हमारे एक पॉलिटिशियन है सिंध के, मंजूर वसान, जो ख्वाबों के बड़े शनावर हैं, ख्वाबों की ताबीर के नहीं, ख्वाब देखने के। तो मुझे भी इसी तरह एक रात को ख्वाब आया कि बाबर ने 100 किया है और 172 के स्ट्राइक रेट से किया। गुड। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इसी सेटअप के साथ जाएगा और बाबर इसी स्ट्राइक रेट और इसी
ये जज्बे के साथ बैटिंग करेंगे और बिल्कुल वापस आएंगे 100%। और मेरा बिलीफ ये है कि ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नीचे जाता है प्लेयर, वापस जाके अपनी फॉर्म को वापस लाता है, दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ये ओल्ड डे क्रिकेट में ऐसा होता था। आज है कि आप कुछ खेले, खड़े हो, रन्स करें, कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, उधर ही जी आपकी जी फॉर्म वापस आ जाती है राइट अवे। इतना लॉन्ग प्रोसेस की जरूरत नहीं होती मौजूदा क्रिकेट में। सही सही सही। नहीं देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आपका सवाल ये था कि क्या कहते हैं किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ जाएंगे? तो मेरा ख्याल है कि वो यही दोनों जाएंगे। वो मैं तो मैं अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहा था आपसे, मैं ख्वाहिश जाहिर मैंने कर रहा था मैं, कि मैंने जाना सवाल को अपने मुताबिक ढाल लिया था। चाहिए। अच्छा, ठीक है। और बाकी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो प्रोबेबल्स हैं उनमें कोई बड़ी चेंज हम देख नहीं रहे। इसी तरह मेरे ख्याल जो ओपन तो ज़ाहिर वही करेंगे और नीचे हारिस और शान मसूद और इफ्तिखार और सारा सेटअप वही होगा। देखने की बात यह है कि नवाज का यूज बतौर बॉलर और बतौर बैट्समैन आप क्या देखते हैं? अच्छा, अब अगेन डॉक्टर साहब, शायद मैं आउट ऑफ द बॉक्स ज़्यादा ही सोचने लग गया हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि नवाज़ को ना पावर प्ले में करा लेने चाहिए अगर फिन एलन खेल रहे हैं, क्योंकि वो श्रीलंका के स्पिनर्स के अगेंस्ट भी फँसे थे। शादाब को पावर प्ले में कराने से ज़ाया करने वाली बात है ना। तो अगर तो फिन एलन चल गए, पहले 2 ओवर हमारे फास्ट बॉलर्स को मार दिया, तो सीधा नवाज़ को लें, मेरे हुँ, हिसाब से। क्योंकि जी, वो अंडरकट भी करते हैं और फिर लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि पिछले दोनों मैचों में उनसे बॉल ही नहीं कराए गए ना। तो क्या कहते हैं, बड़ा ग्राउंड है और सेकंड यूज्ड पिच है, राइट? जी, तो मेरा ख्याल है कि नवाज़ को गेंद कराने चाहिए और देखें सारों से 4-4 ओवर लाज़मी नहीं है कराएँ, तो ये थोड़ा-सा अगर मेहरबानी करें तो नवाज़ से 1-2 करा लें और ज़्यादा ना कराएँ, फिर 1-2 इफ्तिखार से करा लें, ज़्यादा ना कराएँ जी, और शादाब के पूरे ओवर कराएँ। बाकियों से जो है ना वो जो अच्छा गेंद कर रहा है उससे कराएँ मेरे हिसाब से। तो नवाज़ को मेरा ख्याल है कि पावर प्ले में यूज़ करके रिस्क लिया जा सकता है, स्पेशली इफ पहले 2 ओवर में अगर हमें मार पड़ जाए। अच्छा, यानी कि आप चाह रहे हैं कि मिक्स एंड मैच हो, ज़रूरी नहीं है कि हमारे 4-4, 4-4 ओवर करने हैं सबने और आखिर में किसी एक ने 1 करना है और एक ने 3 करने हैं। तो इससे बेहतर है कि आप मिक्स एंड मैच करें ताकि ज़रूरत के मुताबिक उनको आप यूज़ कर हाँ, सकें। देखिए ठीक आपकी है, स्ट्रैटेजी है ना इवॉल्विंग होनी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी सेट नहीं होनी चाहिए कि आपने कोच ने कह दिया फलाने से ये वाला कराना है, फलाने से ये वाला कराना है। देखिए, फिन एलन अगर 2 ओवर चल गया तो सीधा स्पिनर ले आएँ। जी, उसको फ़ौरन शादाब कह रहा हूँ उसको लेफ्ट आर्म स्पिनर को फ़ौरन ले आएँ। बजाए इसके कि वो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट देयर गेम्स इन फर्स्ट 3 ओवर्स ऑफ देयर गेम। ठीक है, पहले ओवर में 3 ओवर में उनका 46 रन थे ठीक है। और वहीं से वो गेम हार गए। मतलब वर्ल्ड कप से बाहर ही फिन एलन ने 3 ओवर में कर दी। ठीक है? बिल्कुल, तो बिल्कुल, एग्ज़ैक्ट ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ये है कि देखें पहले 2 ओवर में गेंद स्विंग नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है? तो फिर आप अगर फिन एलन फिर भी खड़ा है, हुँ, तो आप ले आएँ, ठीक है? और क्योंकि कॉनवे जो जी, है वो बुरे बॉल को मारेगा, फिन एलन हर बॉल को मारेगा, तो डिफरेंस है, राइट? तो अगर आपका स्पिनर टाइट गेंद कर सकता है तो ही कैन कीप इट टाइट। ठीक है। अब छोटा-सा क्विक क्वेश्चन कि पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करता है, कितना स्कोर काफ़ी होगा? बैटिंग फर्स्ट आई वुड से कि लुकिंग एट पाकिस्तान्स बॉलिंग स्ट्रेंथ, आई थिंक कि 100 180 पार स्कोर होना चाहिए, 170 से 80 ना। ठीक, यूज्ड विकेट है, तो अगर 160 पे भी हो तो पाकिस्तान बचा सकता है। लेकिन टू ऑन द सेफ बेट आई वुड से कि अगर पाकिस्तान को 170 मिनिमम रखना चाहिए टारगेट। 160 पे भी पाकिस्तान जीत सकता है क्योंकि सेकंड इनिंग में स्विंग होने का ज़्यादा चांस है। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो आई थिंक दे शुड एम फॉर 170। 10 रन ज़्यादा हो जाएँ तो अच्छा है, 10 रन कम हो जाएँ तो फिर भी गुज़ारा चल जाएगा। ठीक है। अब आते हैं न्यूज़ीलैंड की बैटिंग की तरफ। जी, न्यूज़ीलैंड जी। की बैटिंग में चूँकि आप न्यूज़ीलैंड से ताल्लुक भी रखते हैं पिछले कई सालों से, बल्कि तकरीबन 2 दहाइयों से, तो आपके कुछ शागिर्द भी कह सकते हैं हम उनको, जो आपके साथ खेले हुए, आपकी कोचिंग में खेले हुए हैं, जिसमें फिन एलन भी हैं और फिलिप भी हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स को कि उनको टैकल करने के लिए, उनको जल्द पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा देखें, एक तो फिन एलन जो है ना वो प्री बॉल मूवमेंट करते हैं एक, उसकी 2 स्टाइल्स हैं हिट मारने के ना। एक तो क्रीज में खड़े होके मारेंगे, ठीक है? देन ही एम्स टू गो स्क्वायर लेग साइड पे आगे-पीछे। दूसरा ये होता है कि वो निकल के मारते हैं। निकल के मारने हैं तो अगर आप उनकी पाँव चेक करें तो थोड़ा-सा आपको हिंट मिल जाता है। राइट कंधा थोड़ा-सा मतलब हिलते हैं वो थोड़ा-सा कि निकलने लगे। अब क्योंकि हम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें पता चल जाता है, आई डोंट नो कि बॉलर को पता चलता है कि नहीं चलता। अच्छा उसमें ये है कि फिन एलन के लिए बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है कि आपने उसको फुल गेंद करना है और आउटसाइड ऑफ स्टंप करना है, दैट्स इट। आप उसको बाउंसर दे के आउट करने का चांस है, लेकिन रन्स लीक होने का बहुत ज़्यादा चांस है क्योंकि ही हैज़ नो फेयर। आपने लेंथ बॉल की, उसने मतलब उसने बेसिकली ही विल थ्रो बैट एट एनीथिंग क्योंकि पावर प्ले है और ही इज़ अ गुड हिटर, स्ट्राइक रेट ऑफ 170, 80 राइट? तो वो डरेगा नहीं। मतलब शाहीन शाह अफरीदी हो, वसीम अकरम हो, कोई भी उसने अपने तरीके से खेलना है। माइक मिचेल स्टार्क को जिस तरह उसने मारा है, ठीक है हुँ, पहले ओवर में।
मिचेल स्टार्क, दे वर शॉक्ड। तो मेरा ये ख्याल है कि उसको लेंथ ना दें, उसको आगे गेंद करें और बाहर गेंद करें, यानी कि चौथे पांचवें स्टंप से ना, ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर और आगे गेंद करें, ताकि वो जो लेग साइड पे जो है ना पेस यूज करता है या वो ऊंची हिट मारता है लेग साइड, वो लेवरेज मिला ही ना उसे मेरे हिसाब से। तो उसमें हमारा जो मेरा ख्याल है कि जो बेस्ट बॉलर है इस तरह की गेंद करने में, अम, नए गेंद से मेरा ख्याल है कि नसीम शाह है, और फिर 5 ओवर के बाद हारिस है, लेकिन क्योंकि अल्लाह ना करे कि वो 6 ओवर के बाद खड़ा हो क्योंकि फिर तो पाकिस्तान बच गया। और सेम काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर कॉनवे। कॉनवे थोड़ा सा डिफरेंट है उनसे, ज्यादा एलिगेंस से खेलते हैं। कॉनवे जो है वो अगर वो अग्रेसिव मारेगा तो वो निकल के मारेगा सामने ना, सीधा, मतलब कॉनवे विल पनिश यू इफ यू बॉल बैड। ठीक है। सही है, कॉनवे को विड्थ ना दें, उसको हम्म, अगर आप ऑफ स्टंप के चैनल पे खिलाएं तो वो फंस जाता है। तो आई थिंक इफ यू डोंट गिव हिम विड्थ ही वोंट हर्ट यू स्ट्रेट अवे। जिस तरह रिजवान हमारा बारी करते हैं ना, कि अगर लंबी बारी की तो आपको नुकसान होगा, छोटी बारी में रिजवान को दूसरी टीम को कोई नुकसान नहीं होता ना। तो फिन एलन की जो है वो उसकी 4 ओवर भी खड़ा रहा तो हमें नुकसान है। तो आई थिंक उसको सिर्फ हम क्या कहते हैं क्रैम्प करें, रूम ना दें, कट वगैरह ना खिलाएं, तो बाकी वो ही इज नॉट गोना हर्ट अस। ओनली वे ही इज गोना हर्ट अस इज इफ ही बैट्स मोर देन 10 ओवर्स। ठीक है। और आगे चलते हैं तो केन विलियमसन और बाकी फिलिप, बाकी जिनकी बैटिंग जो मिडिल ऑर्डर की आती है। का सब एक चीज है कि केन विलियमसन जो है ना वो इनिंग बिल्ड किस तरह करते हैं, अगर वो दरमियान में ओवर्स में आते हैं तो वो थर्ड मैन की तरफ बॉल खेलते हैं। ठीक है, जो भी लेंथ बॉल होगा ना, ऑफ स्टंप पे हो, मिडिल स्टंप पे हो या चौथे पांच, वो अगर आप उनकी वो रिलीज शॉट है ना, ठीक है, यानी कि वो ही बिल्ड्स हिज इनिंग्स अराउंड इट, वो हर बॉल पे वो खेलेगा, और उसके अलावा जो शॉट मिली, अब यॉर्कर कर दी, हाफ वॉली कर दी, वो बाकी शॉट खेलेगा। फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो है ना उसका वो आपने कट डाउन करना है। वो किस तरह करना है कि उसको रूम नहीं देना, हम्म, इनके मैं नहीं कह रहा कि टांग में बॉल करें, लेकिन उसको लेंथ ना दें, आप उसको आगे खिलाएं, मतलब हाफ वॉली नहीं, गुड लेंथ खिलाएं, और ऑफ स्टंप के अंदर अंदर रखें, क्योंकि वो हर बॉल को ना वो उधर खेल के सिंगल ले लेता है, स्ट्राइक रोटेट कर लेता है ना। जी। तो वो अगर उसकी स्ट्राइक रोकेंगे ना, देन ही हैज टू लुक फॉर समवेयर एल्स। उसकी गो टू शॉट आप जितनी इनिंग्स देख लें, टैप किया सिंगल ले ली, दैट्स हिज गो टू। तो आई थिंक उसको क्रैम्प करें और उसके आगे स्पिनर लगाएं, वो लेग स्पिनर्स पे ज्यादा फंस रहा है आजकल पिछले रिसेंट टाइम्स में, तो शादाब को उसके आगे लगा दें, और मैचअप जो नहीं है वो उसका शादाब का होगा। बाकी ग्लेन फिलिप्स हाई एनर्जी प्लेयर है, स्पिनर फास्ट बॉलर्स दोनों को अच्छा खेलता है। इफ यू बॉल अ शॉर्ट बॉल ही विल प्ले अ पुल शॉट। तो जिस तरह हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, मेरा ख्याल है कि हारिस रऊफ उनको पकड़ सकते हैं, तेज बाउंसर मार के उनको, क्योंकि वो उनकी जो स्ट्रेंथ है ना ग्लेन फिलिप्स की, वो एनर्जी है कि वो रनिंग बिटवीन द विकेट 20 ओवर भी बारी करेगा, 20वें ओवर में भी सारे पाकिस्तानियों से तेज भाग होगा। सही है। तो आई थिंक उसको अगर जल्दी आउट कर लें तो फायदा है, क्योंकि श्रीलंका वाला मैच सिंगल हैंडेडली उसने जितवाया, 160 में से 100 उसका था, बिल्कुल। और वो मतलब सिंगल हैंडेडली, तो वो उसको अगर, और फॉर्म में भी है, तो उसको अगर मैं कह रहा हूँ कि शुरू में बाउंसर खिला के ना, आई थिंक वी शुड टेक अ रिस्क, और शुरू में उसको तेज बाउंसर करा के तो खड़ा कर देगा वो मेरे हिसाब से। और बाकी मिचेल, आई डोंट नो इफ दे विल प्ले मिचेल और नॉट। आई पर्सनली थिंक कि जो ब्रेसवेल है उसको खिलाना चाहिए उन्हें। मिचेल ने एक भी ओवर नहीं किया, ये ऑलराउंडर है, बारी बुरी नहीं करते। अगेन ही इज अ जेन्युइन बैट्समैन हु बॉल्स। फिर उसके बाद जिमी नीशम आ जाते हैं, तो जिमी नीशम जो है वो पहले बॉल से हिट करने वाले आदमी हैं। आपको याद होगा ये इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच था जो उन्होंने बिल्कुल हरा हुआ मैच था और उन्होंने जितवा दिया ना, 3 ओवर में याद है। 50 कर लिए। तो अगेन उसको भी जो है वो जिस तरह हमारे वसीम हैं अच्छे यॉर्कर्स करते हैं, उसको टाई डाउन किया जा सकता है, लेकिन अगेन उसको लेवरेज मिल गई बॉल के नीचे आने की, तो ही इज डेंजरस। हिज एरियाज आर जनरली सीधा मारता है, और यानी कि मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ के दरमियान वो हिटिंग करता है ना, तो उसको अगर कट डाउन कर दें, उसको वो या तो बहुत आगे गेंद करें या बहुत बाहर गेंद करें ऑफ स्टंप के ना, ताकि उसको कट डाउन कर दें। बाकी क्या कहते हैं, ऑब्वियसली उसके बाद तो बॉलर्स आ जाते हैं सारे। जी। अच्छा, बॉलिंग की भी बात क्विकली कर लेते हैं एक ही क्वेश्चन में, कि जो बॉलिंग है न्यूजीलैंड की, वो पाकिस्तान की बैटिंग जो मौजूदा सूरत हाल में, जिस तरह हमारी ओपन स्ट्रगल कर रही है, मिडिल ऑर्डर भी टॉप सीटर भी है, तो इसमें उनके लिए क्या, पाकिस्तान के लिए क्या है मैसेज, कि उनको कैसे टैकल करना चाहिए? टीम सऊदी, बोल्ट, फर्गूसन, मतलब पीशोडी, ऑल आर वेरी एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स। हाँ जी, बिल्कुल। देखें उसमें ये है कि स्ट्राइक रोटेट करनी चाहिए बस, स्पेशली स्पिनर्स के आगे ना, क्योंकि हम क्या करते हैं कि स्पिनर्स की 2-3 गेंदों में बड़ा हिट खेलने में मिस कर देते हैं, फिर तीसरी चौथी गेंद पे आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब रादर अगर 4 गेंदों में एक चौका ही मारना है, तो अब रादर यू टेक 4 सिंगल्स। फोर सिंगल।
जब आप सिंगल लेने जाते हैं तो फिर ईस्ट सोली जैसा बॉलर जो है ना वो अपनी लेंथ वगैरह को ट्राई करने की कोशिश करेगा। जब आप उसको मारने जा रहे हैं ना और गेंद बीट हो रही है तो उसको ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक कि जिस तरह एक मैच में इन्होंने काफ़ी पिटाई की थी उनकी, इफ्तिखार ने और मेरे ख़्याल है वो हैदर अली ने ना अटैक किया था। तो आई थिंक ओवर एग्रेसिव नहीं जाएँ उनके अगेंस्ट, लेकिन उनको बॉल करने भी ना दें ना। समझे? जैसा मैं बात कर रहा था पहले कि रिज़वान और वो जो है ना वो बॉलर को अपने चैनल सेट करने देते हैं। तो इसको सेट ना करने दें, क्रीज यूज़ करके सिंगल ले लें, आगे-पीछे खेलें, लेकिन ओवर एग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। सिंगल लेंगे तो वो खुद ही बुरा बॉल देगा जिसको आप मार सकते हैं। ठीक है। जी, जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी ये तमाम जो तजावीज़ हैं, जो पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड दोनों के काम आएँगी। तो न्यूज़ीलैंड को तो आप ऑन ग्राउंड भी तजावीज़ देते रहते हैं, फिर पाकिस्तान जी। के लिए हमारी ऑनलाइन तजावीज़ अवेलेबल हैं। इस प्रोग्राम को देखिएगा तो ज़रूर उन तक पहुँच जाएँगी उम्मीद है। और इसके साथ-साथ कुछ बहुत सारे कमेंटेटर्स और लिखारी जो हैं, जितने भी आर्टिकल्स लिखने वाले क्रिकिनफो पे या बाकी इधर-उधर बीबीसी पे इधर, उन्होंने भी मुख्तलिफ अपने-अपने अंदाज़ में किया हुआ है एनालिसिस इसका, जिसमें खासतौर पे उस्मान समीउद्दीन ने कहा कि बाबर स्ट्रगल इसलिए कर रहा है कि उसको स्लॉग करना पड़ता है, कि रिज़वान डीप डिग करता है, विनिंग बिल्ड करते-करते इतना टाइम लग जाता है कि उसका प्रेशर बाबर पे आता है, बाबर को स्लॉग करना पड़ता है। जिसकी उसने कुछ परसेंटेज भी बताई कि जब से वो रिज़वान के साथ खेल रहा है तो इतनी परसेंट उसको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ती है, इस वजह से आउट होता है। बहरहाल ये तो उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है, वो कैसे उसको सेटल करते हैं। तो स्ट्राइक रेट को भी बेहतर करना है, रोटेशन भी करनी है और मैच को अ, आगे मूव फॉरवर्ड भी करना है। तो ये उनका हेडेक है, हमारा है उनको बता देना, बाकी उनकी मर्ज़ी। और उसमें जो आखिरी बात जो खूबसूरत मुझे लगी ना, वो ये है कि ओपनर्स पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म होता है, किसको कहाँ आना चाहिए, दिस इज़ नॉट आवर हेडेक मोर। अ, उन्होंने की बात समी चौधरी ने। समी चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी ओपनिंग जोड़ी की फ़िक्र करने की बजाय, जो बर्क रफ्तार जोड़ी कॉनवे और फिन एलन की है, उनको रोकने की फ़िक्र करनी चाहिए। तो मेरा ख़्याल है कि इसी मुकदमे के साथ और इसी डिबेट के साथ आज का प्रोग्राम भी ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रीव्यू हमारा पसंद आया होगा। आपसे गुज़ारिश है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग शौक से देख रहे हैं, व्यूअरशिप हमारी बढ़ रही है। और इसके साथ-साथ एक और रिक्वेस्ट भी है, गुज़ारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा प्लीज़, ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो और हमें पता भी चले कि हम जेन्युइनली क्या करने जा रहे हैं। ठीक, थैंक यू वेरी बिल्कुल। मच। और फिर इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि क्रिकेट अच्छी होगी, और क्रिकेट अभी बाकी है, इस मैसेज के साथ बहुत जल्द हाज़िर होते हैं पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। लंबा तो नहीं हो गया सर?